हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अबाउट सरफेस केमिस्ट्री। आज से हम सरफेस केमिस्ट्री हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री जेई और नीट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपोर्टेंट चैप्टर और एक आसान चैप्टर है। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री में हम सरफेस पे होने वाले फेनोमेना के बारे में जानेंगे कि किस टाइप से एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, या फिर आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन आज हम थोड़ा सा इसको डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, एक एक टर्म को जानना शुरू करते हैं। स्टार्ट से एक एक टर्म देखते हैं। सबसे पहला टर्म हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन क्या होता है? मान लीजिए आपके पास ये एक स्पॉन्ज है, आपके पास ये स्पॉन्ज है, ठीक है। इसको अगर मैं ब्लू कलर की इंक में डुबाऊंगा या कोई भी कलर की इंक में डुबाऊंगा, तो जो मेरी इंक है इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, चाहे तो इसके अंदर इसका जो बल्क एरिया उसके अंदर या फिर इसके सरफेस एरिया के अंदर मेरी जो इंक है वो यूनिफॉर्मली हो जाएगी, इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये मेरी ब्लू कलर की इंक चारों तरफ इस ब्लॉक के अंदर फैल गई। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई मेरी ब्लू कलर की इंक। ठीक है, इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि इन दिस प्रोसेस कंसंट्रेशन ऑफ वन सब्सटेंस is uniformly distributed। ठीक है, कि इस प्रोसेस में मेरी जो इंक है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम ऐसा कुछ नहीं होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन अगर हम एक और टर्म डिफाइन करें, दूसरा टर्म लिखूंगा एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन इस प्रोसेस में क्या होगा? ये प्रोसेस थोड़ा समझिए कि सपोज मेरे पास ये एक मार्कर है, ग्रीन कलर का मार्कर। इसको अगर मैं एक ब्लू कलर की इंक में डुबोता हूं और बाहर निकालता हूं और इसको काट के देखता हूं बीच में, तो क्या मेरी ब्लू कलर की इंक इसके अंदर चली जाएगी? ये नहीं जाएगी, वो इसके खाली ओनली सरफेस एरिया पे ही रहेगी, इसके अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, मतलब कि जो मेरी ब्लू कलर की इंक है वो इसके आउटर सरफेस एरिया पे ही एब्जॉर्ब हुई है, इसके अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं हुई है। ठीक है, तो इसका एक डायग्राम से इसको समझते हैं कि सपोज ये मेरा ग्रीन कलर का मार्कर है, इसका साइड में है, मेरा ग्रीन कलर का मार्कर है और ये मेरी ब्लू कलर की इंक है जो इसके आउटर सरफेस एरिया के ऊपर चिपक गई है। ठीक, तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा? एड्सॉर्प्शन। कि मेरी जो इंक है खाली आउटर सरफेस या सरफेस एरिया पर है, इनर सरफेस एरिया पर नहीं है, मतलब इनर जो बल्क एरिया है उसके ऊपर नहीं है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि in this process concentration of one substance
concentration is higher at the surface area of another substance compared to bulk। मतलब कि जो मेरी इंक है वो इसके खाली आउटर सरफेस एरिया पर है, इसके बल्क एरिया के अंदर नहीं है। ठीक है, अब इसके एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे ये हमारी रियल लाइफ को इफेक्ट करती है ये चीजें। ठीक, एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास वाटर वेपर है, वाटर वेपर है, इसको हम जनरली मॉइस्चर वेपर बोलते हैं। ठीक है, वाटर वेपर, इसके ऊपर हम दो प्रोसेस कर सकते हैं जो हमने अभी पढ़े, एक एडजॉर्प्शन का, एक एब्जॉर्प्शन का। तो हमने देखा कि जनरली हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऐसा कुछ भी खरीदते हैं तो उस पे एक छोटा सा पैकेट होता है, सिलिका जेल इसको बोलते हैं। तो अगर हम यूज करेंगे सिलिका जेल के कॉन्टेक्ट में अगर हम वाटर वेपर बनाएंगे तो कौन सा प्रोसेस होगा? तो अगर हम सिलिका जेल यूज करेंगे तो मेरा प्रोसेस होगा एडजॉर्प्शन का। ये जो मेरी वाटर वेपर है वो सिलिका जेल के ऊपर चिपक जाएगी। सपोज ये मेरी सिलिका जेल है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल है सिलिका जेल के, ठीक, और ये मेरी वाटर वेपर है। तो ये जो वाटर वेपर है ये खाली सिलिका जेल के ऊपर चिपक गई है, इसके अंदर का नहीं है। ठीक है, वही अंदर है CaCl2 यूज कर लूं तो इस प्रोसेस में जो मेरी वाटर वेपर है वो CaCl2 के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं ये लूंगा तो मेरा प्रोसेस होगा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखना रहेगा। सपोज ये मेरा CaCl2 है, इसमें अगर मैं वाटर वेपर को इसके कॉन्टेक्ट में लाऊंगा तो वाटर वेपर मेरी पूरी अंदर चली जाएगी, इसके सरफेस एरिया पे नहीं रहेगी। जो वाटर वेपर है मेरी पूरी अंदर तक चली जाएगी। ये रियल लाइफ एग्जांपल है कि अगर वाटर वेपर को हम सिलिका जेल के कॉन्टेक्ट में लाते हैं, जो जनरली हम देखते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हम देखते हैं तो उनके साथ सिलिका जेल आता है। वो इसीलिए आता है कि अगर बाय चांस जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो अगर वाटर वेपर के कंटेंट में आ जाए तो वो जो वाटर वेपर है वो सिलिका जेल के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाए और हमारा जो भी डिवाइस है वो पूरी तरीके से सेफ रहे। ठीक है, आगे देखते हैं, एक दो टर्म्स और देखते हैं। पहला टर्म सोर्प्शन। अभी तक हमने दो टर्म्स देखी हैं, एक एब्जॉर्प्शन एक एब्जॉर्प्शन। तो सोर्प्शन सिंपल है कि जिसमें एब्जॉर्प्शन भी हो और एब्जॉर्प्शन भी हो, दोनों प्रोसेस एक साथ चले। ठीक है, दूसरे लिखेंगे इन दिस प्रोसेस
हो रही है, एब्जॉर्ब भी हो रहा है और एब्जॉर्ब भी हो रहा है, तो उसको हम शॉर्प्शन बोलेंगे। इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि सपोज वही स्पॉन्ज का एग्जांपल है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसके सरफेस में कुछ नहीं बचेगा, कुछ तो उसमें इनके पार्टिकल बचेगी, तो उसमें एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, ये दोनों प्रोसेस मेरी एक साथ हो रही है, तो उसको बोलेंगे हम शॉर्प्शन। ठीक है, अब हम एक और टर्म देखते हैं, डीसॉर्प्शन। डीसॉर्प्शन, डीसॉर्प्शन किसको बोलेंगे? डीसॉर्प्शन हम बोलेंगे रिमूवल ऑफ एडसॉर्ब पार्टिकल्स, कि जो भी मेरे पार्टिकल एडसॉर्ब हुए इस सरफेस के ऊपर, सपोज मैं लेता हूं ये मेरी सरफेस है, इसके ऊपर ये पार्टिकल एडसॉर्ब हुए हैं, इनका रिमूवल ही क्या होता है? मेरा डीसॉर्प्शन होता है। सिंपल सी बात है, सॉर्प्शन क्या होता है? जिसमें एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों के दोनों एक साथ हैं, उसको बोलूंगा मैं सॉर्प्शन। और डीसॉर्प्शन किसको बोलूंगा? जिसमें रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब्ड पार्टिकल हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक छोटी सी इंपॉर्टेंट टर्म, दो टर्म्स हो रहे हैं वो देखते हैं। कौन सी टर्म्स हैं? पहली टर्म है एडसॉर्बेट। एडसॉर्बेट क्या होता है? सपोज मेरे पास ये एक सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी लिक्विड या गैस कोई भी पार्टिकल हो सकता है जो आके एडसॉर्ब हो। तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स हैं, इनको मैं क्या बोलूंगा? ये मेरे क्या है? एडसॉर्बेट। और मेरी ये जो सरफेस है इसको मैं बोलूंगा एब्जॉर्बेंट। इसको मैं अलग से डिफाइन कर देता हूँ। सपोज ये एक का टर्म और एब्जॉर्बेंट। सेम एग्जांपल, ये सरफेस है मेरी, इसके ऊपर अगर ये कुछ पार्टिकल मेरे एब्जॉर्ब हुए हैं तो ये सरफेस क्या होगी मेरी? एडसॉर्बेंट। ठीक है, समझ गए आप कि एडसॉर्बेंट क्या होगा? जो भी मेरे पार्टिकल आगे सरफेस के ऊपर चिपक जाए उसको क्या बोलूंगा मैं? एडसॉर्बेंट। ठीक है, और जो मेरी सरफेस है उसको बोलूंगा मैं एडसॉर्बेंट। अभी हमने सिलिकॉन और वाटर वेपर का एग्जांपल लिया था, उसमें बताइए कौन सा एडसॉर्बेंट होगा और कौन सा एडसॉर्बेंट होगा? देखिए मैं बताता हूं, एक एग्जांपल है कि ये मेरी सरफेस थी, इसके ऊपर ये मेरे वाटर वेपर आगे चिपक गए, ऐसा कुछ होगा था। ये क्या है? वाटर वेपर। ठीक है, तो मेरे जो ये वाटर वेपर है इनको मैं क्या बोलूंगा? एडसॉर्बेंट। ठीक है, और ये जो सरफेस है इसको मैं क्या बोलूंगा? एडसॉर्बेंट। समझ रहे? चलिए इस सिंपल से एग्जांपल है, ये बेसिक चीजें हैं सरफेस केमिस्ट्री के लिए। टर्म्स जो भी मैंने बताई है 4-5 टर्म्स आपको, और कौन से टर्म्स हैं? पहली है एडसॉर्प्शन, दूसरी एब्जॉर्प्शन, उससे आगे चलेंगे जो सॉर्प्शन, डीसॉर्प्शन, एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट। ठीक है,
आगे चलते हैं, एक मैकेनिज्म समझते हैं कि जो भी मेरा ये एडजॉर्प्शन हो रहा है, देखो इस चैप्टर में हम जनरली एडजॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे, एब्जॉर्प्शन के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि जो मेरा एडजॉर्प्शन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक। मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन कि किसी भी सरफेस पे कोई भी एडजॉर्प्शन किस टाइप से होता है, ठीक। चलिए मैं आपको दो केस लेके बताऊंगा कि किस टाइप से एडजॉर्प्शन हो रहा है। सपोज ये मेरा एक कोई सब्सटेंस है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ कुछ पार्टिकल्स होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसे अब इसकी बात करते हैं, एक मॉलिक्यूल, एक पार्टिकल की, ये पार्टिकल है, इसके अराउंड जो पार्टिकल्स होंगे वो इसके ऊपर कुछ इंटरेक्शन फोर्स लगा रहे होंगे, जो तीन पार्टिकल का फोर्स होते हैं वो जनरली सेकंड के होते हैं। तो ये जो पार्टिकल है, इसमें ये वाला पार्टिकल अपनी तरफ फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला अपनी तरफ लगा रहा होगा, ये वाला अपनी तरफ, ये वाला अपनी तरफ, ये वाला अपनी तरफ, ये वाला मतलब जो भी इसके ऊपर फोर्स लगा है वो आपस में काउंटर बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, स्टेबल है, ठीक। ये वाला जो मेरा मॉलिक्यूल है, सॉरी जो पार्टिकल है, उस पे चारों तरफ से इक्वल फोर्स लगा है, ठीक है। पर अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं, इस पार्टिकल पे ये वाला फोर्स इधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा और नीचे लग रहा होगा। इसके ऊपर बैलेंस करने के लिए कोई पार्टिकल अवेलेबल ही नहीं है, समझ रहे हैं। नीचे वाला जो था इसमें सारे फोर्स आपस में काउंटर बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऊपर इसको कुछ फोर्स चाहिए जो इसको बैलेंस कर पाए, नहीं तो स्टेबल ही नहीं रहेगा, ठीक है। इसको स्टेबल करने के लिए ये करता क्या है, अपनी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करता है। कैसे चेंज करता है, सपोज ये मेरा सेम सब्सटेंस है, ठीक है। इसी की बात कर रहे थे कि नीचे वाले आपस में बैलेंस्ड है, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है बराबर। तो ये क्या करेगा, देखो ये वाला फोर्स इधर लगेगा, इस पार्टिकल के थ्रू, इसका इधर लगेगा, इसका इधर लगेगा। अब ये क्या करेगा, जो गैस मॉलिक्यूल बाहर रैंडमली घूम रहे होंगे उनको ये यहाँ पर चिपका देगा। यहाँ चिपकाने से क्या होगा, इसके ऊपर की तरफ लगने लगेगा, ये वाला पार्टिकल इसको खींचने लगेगा ऊपर की तरफ, तो ये वाला इसको कैंसिल कर दिया, ये वाला इसको कैंसिल कर दिया। तो अब ये यहाँ पे जो मेरा एफ नेट है, फोर्स नेट 0 में जा रहा है, लेकिन इस कंडीशन में मेरा एफ नेट जो है, एफ नेट वो 0 नहीं है, समझ पा रहे हैं। यहाँ पे मेरा एफ नेट 0 नहीं था, लेकिन यहाँ पे मेरा एफ नेट 0 है, तो सेम जो काम इस पार्टिकल ने किया है वही काम मेरा ये वाला पार्टिकल भी करेगा, ये वाला पार्टिकल भी करेगा, ये वाला पार्टिकल भी करेगा। तो ऐसे करते करते एक लेयर बन जाएगी मेरे पास, ये लेयर बन जाएगी, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। समझ रहे हैं यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे एफ नेट 0 नहीं था जो हमने अभी शो कर दिया, ऊपर वाले पे काउंटर बैलेंस करने के लिए इसने बाहर से किसी को एडजॉर्ब करवा लिया अपने सरफेस के ऊपर, ताकि जो मेरा फोर्स है वो काउंटर बैलेंस हो सके, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मैकेनिज्म है एडजॉर्प्शन का, इसी एडजॉर्प्शन कहते हैं, जो सारे पार्टिकल्स हैं वो एडजॉर्ब होते हैं। अब देखो एडजॉर्प्शन के भी दो टाइप्स हैं, पहला फिजिकल, दूसरा केमिकल। ये हम देखते हैं फिजिकल और केमिकल मेथड कौन कौन से हैं। उससे
उससे पहले सॉरी हम इनके टाइप्स को देखने से पहले इसका थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स समझ लेते हैं, ठीक है। ये थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडसॉर्प्शन, इसमें कैसे कैसे क्या क्या होगा। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडसॉर्प्शन, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो मेरा एडसॉर्प्शन का प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक होता है या फिर एंडोथर्मिक होता है, समझते हैं कैसे होता है। पहले ये नॉर्मल कंडीशन है मेरा, इस कंडीशन से मैं इस कंडीशन में गया, ये भी अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, ये भी स्टेबल स्ट्रक्चर है, मतलब कि मैं अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जा रहा हूं। तो जब भी कोई भी चीज अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाती है तो उसकी एनर्जी हमेशा गिरती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो इन लिख सकता हूं इन एडसॉर्प्शन प्रोसेस एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज करेगा सिस्टम का एनर्जी, मींस मेरा जो डेल्टा एच होगा, डेल्टा एच इसका एडसॉर्प्शन का, ये क्या होगा, निगेटिव होगा, समझ रहे हैं। डेल्टा एच नेगेटिव है। अब बात करते हैं एंट्रोपी के बारे में कि इस सिस्टम की एंट्रोपी कैसी है। तो मुझे एक चीज बताओ, ये सरफेस की मेरी ये पॉइंट है, ये सरफेस थी मेरी, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स थे। एडसॉर्प्शन की प्रोसेस में वो क्या है कि पार्टिकल आगे सरफेस से चिपक जा रहे हैं, मतलब कि जो मेरी रैंडमनेस है वो गिर रही है अराउंड द सिस्टम, कि जो मेरी रैंडमनेस है वो कम हो रही है इस प्रोसेस में, एडसॉर्प्शन के प्रोसेस में, ठीक है। तो मेरी जो एंट्रोपी होगी, यहाँ लिख सकता हूँ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम डिक्रीज करेगी, मतलब कि मेरा जो डेल्टा एस किसका एडसॉर्प्शन का ये निगेटिव होगा, ये भी मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि जो पार्टिकल मेरे पहले घूम रहे थे रैंडमली, अब वो आगे चिपक चुके हैं सरफेस की तरफ। तो इस चीज से मैं इस यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि एंट्रोपी जो होगी मेरे सिस्टम की वो डिक्रीज करेगी, ठीक है। ठीक है, और बात करते हैं, अब बात करते हैं इसकी गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में कि गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री डेल्टा जी, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा एस, ये फॉर्मूला होता है, आपने थर्मोडायनेमिक्स में कल पढ़ लिया, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा एस। गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं। अगर डेल्टा जी का वैल्यू मेरा, डेल्टा जी का वैल्यू मेरा निगेटिव है, निगेटिव होने का मतलब कि जो मेरा प्रोसेस है, जो मेरा एडसॉर्प्शन का प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस। तो जो मेरा एडसॉर्प्शन का प्रोसेस है वो मेरा अगर डेल्टा जी निगेटिव है तो होगा स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना है, अपने आप कुछ कदम बनाने का स्ट्रक्चर, मुझे बाहर से कोई एफर्ट नहीं डालना है, ठीक है। और जो मेरा डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हो जाए
तो ये जो प्रोसेस है मेरा नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, सिंपल है। अगर डेल्टा जी का वैल्यू मेरा नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर डेल्टा जी का वैल्यू मेरा पॉजिटिव है तो प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे किस स्थिति में कि डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव का थोड़ा सा देखते हैं क्या जो बनेगा। कि जनरली मेरी जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होता है, मैं कोई एफर्ट नहीं डाल रहा। अगर एफर्ट नहीं डाल रहा हूं, एफर्ट नहीं डाल रहा हूं तो प्रोसेस में स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। और अगर स्पॉन्टेनियस होना चाहिए तो डेल्टा जी का वैल्यू मेरा नेगेटिव होना चाहिए, और अगर नेगेटिव होना चाहिए तो इसको थोड़ा सा डिफाइन कर सकता हूं, इन दिस प्रोसेस डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। देखो डेल्टा एच ज्यादा होगा किससे, टी डेल्टा एस से। डेल्टा एच ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि देखो अगर कोई भी स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है तो वो एनर्जी रिलीज करेगी, और वो इतना एनर्जी रिलीज करती है कि जनरली देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में जो डेल्टा एच का वैल्यू है वो टी डेल्टा एस से ज्यादा होता है। अगर मेरा डेल्टा एच का वैल्यू जो है वो टी डेल्टा से ज्यादा होगा और डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, तो मतलब डेल्टा जी ये नेगेटिव बनेगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन ये वैल्यू कम है मेरी और ये वैल्यू ज्यादा है, तो डेल्टा जी कैसा होगा मेरा, नेगेटिव। कर सकते हैं ये चीज। अब इसको थोड़ा सा और एलोकेट करते हैं। देखो जब मेरा इक्विलिब्रियम सॉरी कि जब मेरा एब्जॉर्प्शन स्टार्ट नहीं हुआ होगा, कि सपोज ये मेरी फर्स्ट लेयर बनी होगी, सपोज मैं इसको बना देता हूं कि ये मेरा सरफेस है, इसके ऊपर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये पहली लेयर बनी होगी, ठीक है, तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी। अब इसके ऊपर अगर एनर्जी रिलीज ही हुई होगी तो मेरा डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा है अभी टी डेल्टा एच से, ठीक है। अब कोई दूसरी लेयर नहीं होगी इसके ऊपर, ये हम आगे देखेंगे फिजिकल और केमिकल में, फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन की वो कितनी लेयर बनती है कितनी लेयर नहीं बनती, वो आगे देखते हैं। तो और एनर्जी रिलीज होगी, अगर इसके ऊपर और लेयर बनी होगी तो और एनर्जी रिलीज होगी, तो धीरे धीरे ये जो रिलीज एनर्जी है वो डाउन होती जाती है और डेल्टा एस की वैल्यू बढ़ती जाती है। समझ रहे हैं कि एंट्रोपी की वैल्यू मेरी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। बढ़ती कैसे जाएगी, अगर नेगेटिव में घटेगी तो ओवरऑल बढ़ेगी, ठीक है। तो एक जगह जाके डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो टी डेल्टा एस के बराबर आ जाएगी, ठीक। तो मतलब डेल्टा जी इक्वल टू 0 हो जाएगा। कब, जब मेरी डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एच हो जाएगा। जब मेरा टी डेल्टा एच के इक्वल होगा तो क्या होगा, डेल्टा जी 0 हो जाएगा। डेल्टा जी 0 होने का मतलब जो भी मेरी प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम में आ गई है। तो लिख सकता हूं एट डेल्टा जी इक्वल टू 0 द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। कि अब मेरी और लेयर्स पे एब्जॉर्ब नहीं होगी, जितनी होनी थी हो चुकी है। समझ गए, सिंपल थर्मोडायनेमिक्स है। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन में एनर्जी रिलीज होती है, हाँ हर प्रोसेस में, कोई भी प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन में उसमें एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि स्ट्रक्चर हमें से स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, ठीक है। तो एंट्रोपी की बात करेंगे, एंट्रोपी हमेशा कम होगी, वो डेल्टा एच का वैल्यू हमेशा टी डेल्टा से ज्यादा होगा जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। इक्विलिब्रियम आ गया तो दोनों बराबर होंगे तो सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। इक्विलिब्रियम में चला जाएगा मतलब वहां पे मेरा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस रुक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं हमारा फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ डिफरेंसेस है, कुछ सिमिलरिटीज है।